नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। तो बच्चों, भारतीय संविधान, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ था, तो वर्षों का अत्याचारी शासन देखने के बाद अब भारतीयों के मन में एक बात तो थी कि स्वतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा और यहाँ पर सब नागरिक समान होंगे और सरकार में जनता की हिस्सेदारी होगी। इसके लिए कुछ कानून बनाने थे और कानून बनाने का काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसके लिए क्या किया गया? एक संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा, और इसने सन 1946 में अपना काम शुरू किया। इसमें लगभग 300 लोग थे और अगले 3 साल, जो एग्जैक्ट फिगर थी, 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। बच्चों, एक और बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं था। इस देश में अनेक समुदाय थे, उनकी ना तो एक भाषा थी, ना एक धर्म था, ना एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति भयानक थी। तो संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, परंतु फिर भी उन्होंने बड़ी सतर्कता के साथ और बड़ी कर्तव्यपरायणता के साथ ये डॉक्यूमेंट पूरा किया, जिसमें भारत में सामाजिक आर्थिक सुधारों पर भी बल दिया गया और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने पर भी बल दिया गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये चित्र देख रहे हैं, इन्हें आप जानते होंगे, ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्योंकि जब संविधान सभा बनी तो उसमें अनेक कमेटीज बनी, अनेक समितियां बनी। उसमें संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष श्री ये अपने डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे। तो इन्होंने इसमें बहुत गहनता के साथ काम किया है, तो इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो जो हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, उनमें पहली है संघवाद। ये संघवाद क्या होता है बच्चों? इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। अब इसका क्या अभिप्राय हुआ कि हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। देखिए, भारत में इस वक्त 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी अपनी सरकार है, अपने अपने मुख्यमंत्री हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में अपने हैं, दिल्ली में अपने हैं। परंतु एक हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके लिए सेम हैं। वही हरियाणा के लिए हैं, वही हिमाचल के लिए, वही पंजाब के लिए, वही दिल्ली के लिए, वही कर्नाटक के लिए। तो इसका मतलब कि देश में 2 किस्म की सरकारें काम कर रही हैं, एक राज्य स्तर पर और एक केंद्र स्तर पर। और इसके साथ साथ एक तीसरी किस्म की राज व्यवस्था होती है जो पंचायत स्तर पर होती है, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था शासन कहते हैं। और पंचायतों के चुनाव रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, तो उसमें गांवों का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधान और पंच होते हैं। तो अब क्या हुआ? 3 किस्म की सरकारें होगी, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और एक सामुदायिक स्तर पर। तो बच्चों, इस तरह अलग अलग स्तर पर सरकारों का गठन करना क्यों आवश्यक था? ताकि सिर्फ एक ही किस्म के लोग, यानी कि मुट्ठी भर लोग, पूरे देश के फैसले ना लेने लग जाएं। अगर सिर्फ केंद्र सरकार होती और राज्य सरकार ना होती, पंचायती राज संस्थाएं ना होती, तो केंद्र में बैठी सरकार क्या करेगी? उन्हें लगेगा कि हमने ही सभी निर्णय लेने हैं, तो वो अपने तरीके से निर्णय लेंगे। परंतु राज्य स्तर पे बैठी सरकारें अपने राज्यों के हितों का भी ख्याल रखती हैं, और उसके बाद जो सामुदायिक सरकारें बनाई गई हैं, सामुदायिक शासन व्यवस्था बनाई गई है, वो भी अपने समुदाय का, अपने गांव का ख्याल रखती हैं। तो भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। तो केंद्र भी फैसले लेता है, राज्य भी फैसले लेता है। परंतु राज्य कौन से मुद्दों पर फैसला लेगा? जो राष्ट्रीय महत्व के ना हो, जिसमें केंद्र ही निर्णय लेगा। जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होंगे उसमें केंद्र ही निर्णय लेता है। जैसे
सेना को लेकर जो भी निर्णय होगा कौन लेगा? केंद्र। विदेश नीति कौन फैसला लेगा? केंद्र सरकार। परंतु शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर केंद्र भी निर्णय लेता है और राज्य भी लेते हैं। पुलिस, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है, तो राज्य सरकारें उस पर निर्णय लेती हैं। तो इस तरह से शक्तियां बांटी गई हैं। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां बनाई गई हैं। संविधान में कुछ सूचियां बनाई गई हैं जिसमें यह लिखा गया है कि कौन किस क्षेत्र में कार्य करेगा, राज्य कहां कार्य करेगा और केंद्र कहां कार्य करेगा। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है, यह संविधान में ही सुनिश्चित किया गया है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से अपनी ताकत और अधिकार मिले होते हैं। मतलब राज्यों के पास भी अपनी शक्तियां होती हैं और वे स्वयं भी अनेक निर्णय ले सकते हैं। तो यहां पे आप समझ गए संघवाद क्या होता है। मतलब केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हो गई, परंतु जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे होंगे उसका निर्णय कौन करेगा? केंद्र सरकार। परंतु हर राज्य के पास भी कुछ शक्तियां होती हैं। तो बच्चों ये थी हमारी पहली विशेषता। दूसरी है हमारे संसदीय शासन पद्धति। ये क्या है? सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। मतलब लोग वोट डाल के सरकार के सभी स्तर कौन कौन से? राज्य स्तर, केंद्र स्तर और पंचायती राज संस्थाएं। तो यहां पे प्रतिनिधियों को कौन चुनता है? यस, पब्लिक चुनती है, लोग चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वोट डाल के। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। जो भारत का संविधान है वो सभी वयस्क, अब वयस्क नागरिक कौन होते हैं? 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी भारतीय नागरिक इसमें अपना वोट डाल सकते हैं। और संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें यह विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। तो बच्चों वयस्क मताधिकार के साथ एक नया शब्द जुड़ता है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मताधिकार है ये। इसका मतलब ये है कि जो सबको है ऐसा अधिकार, मत का ऐसा अधिकार जो सबको है बिना किसी जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र के भेदभाव के। मतलब जब वोट डाले जाते हैं तो समाज के सबसे संपन्न व्यक्ति के वोट की कीमत भी उतनी होती है जितनी समाज के निचले वर्ग की होती है। मतलब जो गरीब है, जो संपन्न नहीं है, या वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र का है, सबके वोट की कीमत एक ही होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। मतलब अगर आपका मन करता है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप उस तय उम्र सीमा को पार कर चुके हैं, तो आपके पास यह अधिकार है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो प्रतिनिधि चुनेंगे वो किसके लिए जवाबदेह हैं? किसके प्रति जवाबदेह हैं? वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तो लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। परंतु यहां पर हमने ये जाना कि भारतीय संविधान की विशेषता है संसदीय संघवाद हमने पहले पढ़ा और संसदीय शासन पद्धति पढ़ा। यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर एक चित्र देख पा रहे हैं। ये सभी लोग कतार में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जाके वोट डालेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो इस तरह के जो सीन है वो अक्सर चुनाव वाले दिन आपको पोलिंग स्टेशंस के ऊपर देखने में मिलते हैं। तो बच्चों आज हमने भारतीय संविधान की मात्र 2 विशेषताएं पढ़ी। पहला था संघवाद, जिसमें हमने ये जाना कि जो कार्य हैं, जो अधिकार हैं, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बंटे हुए हैं। और दूसरा हमने पढ़ा संसदीय शासन पद्धति। इसका अभिप्राय यह है कि देश की जनता सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। धन्यवाद।
कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।